नहीं आते। ये दूसरी तस्वीर है हाजी नासिर की, ये हाजी नासिर की दूसरी तस्वीर है। और हाजी नासिर जो है अब मेरी इत्तला के मुताबिक अभी भी वो कहीं ईरान में कहीं मौजूद हैं, जहां पे बहुत से और लड़के भागे हुए हैं। अच्छा, अब जब ये रहमान डकैत का 2009 में गालिबन जब ये हो गया एनकाउंटर कहा गया उसको, चौधरी असलम साहब आए मंजर आम पे, चौधरी असलम मरहूम, और उन्होंने कहा कि चौधरी असलम साहब ने कहा कि मैंने रहमान डकैत को मारा है जी। लेकिन ये आज तक एक सवालिया निशान है कि क्या उन्होंने रहमान डकैत को मारा था या रहमान डकैत को उनके साथियों ने मार दिया था। ये एक अभी तक बहस चलती है लियारी में और हर जगह पर कि वो रहमान, और चौधरी असलम साहब ने फिर बाद में बहुत दफा इसको क्लियर किया कि मैंने ही मारा था रहमान डकैत को, लेकिन रहमान डकैत को गोली इस तरह से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गालिबन 3 ये रहमान जो है ये रहमान डकैत है जी। ये रहमान डकैत की शायद लोगों को याद आ जाए, रहमान डकैत की पिटाई की एक वीडियो आ गई थी मंजर आम पे, खूब पिटाई हो रही है, फिर रहमान डकैत बता रहा है ये पिटाई की वीडियो शायद अब शायद लोगों के ज़हन में आ जाए, ये वीडियो चली थी टीवी चैनल्स पे हर जगह, रहमान डकैत को पुलिस जो है वो पिटाई कर रही है, फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद रहमान जो है वो आके बयान दे रहे हैं, ये रहमान डकैत। अब आगे लोगों के जहनों में शायद लोग रिकॉल करें जब रहमान डकैत को मार दिया चौधरी असलम ने जी एनकाउंटर में, जो कि मेरा ख्याल से नहीं मारा था, मेरी अपनी थोड़ी सी इतला ये है कि वो उसके साथियों ने मार दिया था, लेकिन चौधरी असलम ने फिर उसको ऑन कर लिया था, फिर चौधरी असलम भी बाद में मारेगा, बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। अच्छा, अब ये जो रहमान डकैत जब मर गया तो रहमान डकैत की जगह उजैर बलोच आया, यानी उस ग्रुप को जिसको रहमान हेड कर रहा था उसको उजैर बलोच ने कर लिया, और जो सामने दूसरा ग्रुप था वो था अरशद पप्पू ग्रुप जी। अरशद पप्पू वो बंदा है, जरा मैं जल्दी से लियारी गैंग वॉर की कहानी बता दूं, ये अरशद पप्पू है। अरशद पप्पू वो बंदा है जिसको फिर 2013 में ये उजैर बलोच ग्रुप, जो रहमान डकैत के बाद जो अमन कमेटी, उजैर बलोच ग्रुप ने फिर अरशद पप्पू और यासिर अरफात इसका भाई और एक तीसरा कोई बंदा था साथ, उन तीनों को डिफेंस के इलाके से उठाया था, और जिन उठाया था यानी इस तरह से उठाया था कि गालिबन कानून नाफिज करने वाले इदारों की यूनिफॉर्म में थे 2-3 लोग, वरना इस तरह से अरशद पप्पू सरेंडर नहीं करता। और फिर शायद लोगों को याद हो, मैं याद दिला दूं दोबारा, ये वो अरशद पप्पू है जिसको लेकर आए थे लियारी, और फिर इस पर तशद्दुद हुआ था, फिर इसकी वीडियोस भी सामने आ गई थी, सर काटा गया था, टुकड़े कर दिए गए थे जिस्म के, लाशों को आग लगा दी गई थी, इसको इसके भाई को। तो ये बड़ा पुरतशद्दुद दौर था 2013 का, 2013-2012 ऐसे ये पूरी जो आग लगी हुई थी लियारी के अंदर, जो अब अल्लाह का शुक्र है कि वहां पे खामोशी है। तो अब ये यानी ये उजैर बलोच का लिंक है। उजैर बलोच जो है वो रहमान डकैत, अच्छा रहमान जो डकैत मैंने पहले आपको वीडियो दिखाई थी जो कि चौधरी असलम ने मार दिया था, अब रहमान डकैत जो है या सरदार रहमान बलोच जैसे कुछ लोग कहते हैं, ये 13 साल की उम्र में, 1980 की पैदाइश थी, और 13 साल की उम्र में इसने पहला कत्ल किया था, 13 साल की उम्र में, और 15 साल की उम्र में इसने अपनी वालदा खतीजा बीबी लियारी में उनको मार दिया था 15 साल की उम्र में। यानी ये बड़ी एक रुथलेस, यानी बहुत अजीब बेरहमाना जंग है थी जो खत्म हुई लियारी के अंदर। और फिर उसके बाद ये 2 दफा पुलिस की कस्टडी से भागा भी। यानी अब देखिए ना, पुलिस कस्टडी में अगर है, अगर वो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं कि पुलिस इसको तशद्दुद कर रही है, तो फिर ये निकला कैसे? यानी पूरी सरपरस्ती थी कि जब जिस बंदे को आपने यूज करना है उसको यूज करो, फिर उसके बाद उससे उगलवाओ, फिर उसके बाद फरार करवा दो, फिर उसके बाद कह दो कि एनकाउंटर में मारा गया। तो आखिर में ये कहा गया कि मकरान की कोस्टल हाईवे पे चौधरी असलम ने मारा है, लेकिन नहीं मारा था वो, उसको उसके साथियों ने, मतलब है कि कोई एनकाउंटर वगैरह नहीं हुआ था, ये हुआ होगा वल्लाह आलम। बाद में चौधरी असलम भी मारे गए। अब ये जो उजैर बलोच हैं, उजैर बलोच की देखे ना, मैं इतने दिन से कह रहा हूं कि वो यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, मौजूद इसलिए हैं, कहीं पाकिस्तानी अदारों में कि खबरें आ चुकी हैं कि वो ईरान से मस्कत जा रहे थे, सॉरी ईरानी पासपोर्ट के साथ मस्कत से दुबई क्रॉस कर रहे थे, यूएई, वहां उनको पकड़ लिया, फिर उनको कोशिश की गई ईरान की तरफ से कि उनको वहां से रोकें, क्योंकि उन्होंने कहा हमारा पासपोर्ट, मैं पहले कहानी सुना चुका हूं। फिर उनको रोकने के लिए आला सियासी शख्सियात इन्वॉल्व हो गई, और रोकने के लिए चेक्स बाउंस करवा दिए ताकि वो वहां रुक जाएं, लेकिन वो मसला खराब हो गया। तो मेरा जो कहना है वो ये कि उजैर बलोच की तरफ से उजैर बलोच का सामने आना बड़ा जरूरी है, और उजैर बलोच अपना लिंक बना रहे हैं अब अरब शख्सियात के साथ भी।
अरब शख्सियात के साथ भी वो लिंक बना रहे हैं अपना मुख्तलिफ डॉक्टर आसिम के साथ तो बना ही लिया उन्होंने कि डॉक्टर आसिम ने भी इस दौरान कह दिया, और डॉक्टर आसिम ने भी कहीं जो अच्छा डॉक्टर आसिम की जो 200 घंटे की वीडियो है ना, उसमें कई जगह पे डॉक्टर आसिम को असल में पता नहीं है कि वो उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास चला है वो ये कि डॉक्टर आसिम ऐसे नहीं रिकॉर्ड करवा रहे 200 घंटे, वो ऐसे बैठ के टीवी के आगे थोड़ी रिकॉर्ड कैमरे के आगे रिकॉर्ड कराएंगे। डॉक्टर आसिम जो है वो उनको असल में पता नहीं है कि वो गपशप लगा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं पे वो रोए हैं, वो किसी सेंसिटिव बात पे रोए हैं, वो तशद्दुद से नहीं रोए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये बात मेरे घर वालों को ना पता चले, इस किस्म की किसी बात पे वो रो रहे हैं गालिबन। और या जो भी डिटेल्स होंगी जब वो सामने आएगी वीडियो, अब चूंकि ऑन कर लिया, अब चूंकि ऑन कर चुके हैं वजीर दाखिला, तो सवाल तो उठेगा ना कि वजीर दाखिला ने कह दिया कि वीडियो है, तो भाई वीडियो किधर है, वीडियो आए सामने ताकि पता चले। अब तो यानी मैं नहीं कह रहा ना, अब तो वो कह रहे हैं। अच्छा, उज़ैर बलोच का मैं बार बार कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी सवाल उठाए कि उज़ैर बलोच किधर गया, उनका बंदा था, उन्होंने अमन कमेटी का उनको ओन किया उज़ैर बलोच ने, तो उज़ैर बलोच किधर गया? मतलब ये पूछे ना पीपल्स पार्टी के लोग, सवाल उठाएं कि हमारा यार अच्छा था, बुरा था, हमने डिसोन किया, ऑन किया, मगर वो कहां पे है उज़ैर बलोच? उज़ैर बलोच अब फ्रस्ट्रेशन में होंगे कि भाई मेरा तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, तो वो कोई मेरा ना जिक्र कर रहा है ना मेरा कोई पूछ रहा है, वो पीपल्स वुमेन कमेटी का हेड था ये उज़ैर बलोच। तो तरफ भी जाना है एमक्यूएम के हवाले से मैं सिर्फ ये, अच्छा आप ब्रेक लें तो मैं सिर्फ उसके बाद आपको सिर्फ इतना बता दूं, ये वीडियोस के हवाले से मैं और थोड़ी सी बात करना चाह रहा था, एमक्यूएम की बात भी कर लूं, लेकिन ये मामला मैं सिर्फ इतना बताऊं, ये मामला अब सिमट रहा है। अब यानी जो फैली हुई चीजें हैं ना, वो फैली हुई चीजें, मुख्तलिफ फैली हुई चीजें वो अपनी जगह पे आ रही हैं, और वो उसके नतीजे में जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑपरेशन तो अब तेज होगा। अब यानी उसके नतीजे में देखिए ना, अब कल फिर मीटिंग हो गई जी। आप ब्रेक, मेरे ख्याल से ब्रेक ले लें, फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि अब ये मामला सिमटेगा। अब ये सारा मामला सिमट के एक नहज पे आएंगे, क्योंकि अब वो सारा अब जो फैल गई है ना चीजें, अब वो ऐसे करके सिमटेंगी और फिर मंतक अंजाम की तरफ जाएंगी, जो माशाल्लाह नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद डिस्कस कैसे जाएंगी वो बात कर लेते हैं ब्रेक जी। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने भी ऑपरेशन ज़रब का क्रेडिट मियां नवाज शरीफ साहब को दिया है। वो तो देखें ना, इमरान ने दिए कि मियां नवाज शरीफ को थोड़ा सा इस बात का यानी हौसला हो कि उनके खिलाफ कोई बड़ी तहरीक शुरू नहीं होने वाली इमरान खान की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो वो थोड़ा सा यानी जो रेंजर्स और बाकी मामला है उस पर वो अपने आप को डिस्टेंस करें जरदारी साहब से या सिंध हुकूमत से, या जो यानी अपने आप को थोड़ा सा वो अपना फासला करें। तो इमरान ने एक तरह से ये मैसेज भेजा है जो समझ में आती है सियासत में बात। लेकिन बात ये है कि देखें, डॉक्टर आसिम का जो मसला है ना, अब डॉक्टर आसिम का मसला जो है वो लिंक हो गया है दहशतगर्दी के साथ बराह रास्त, जैसे मैंने कहा था कि वो उज़ैर बलोच ये कह रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर आसिम ये फिर मैं दोबारा कह दूं कि बहुत जगहों पे डॉक्टर आसिम को पता नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग उनकी हो रही है, तो वो बैठे बैठे कह रहे हो यार तुम तो ये, अरे यार वो तो अद्दी ने मुझे कहा था, ये कहा था, फलां कहा था, वो बोलते जा रहे हैं और फिर जब उनको किसी जगह फील हो रहा है कि मतलब ये बात, तो वो फिर रो पड़े हैं। और तो मतलब इस तरह करके गालिबन इस तरह 200 घंटे खड़ा करके उनको 200 घंटे नहीं रिकॉर्ड किसी ने कराया, तो उसमें फिर वो जाहिर है कि एडिटिंग को ठीक ठाक करके जितनी देर के चलाना है सामने वो कर रहे होंगे, क्योंकि 200 घंटे रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो बात यह है कि अब अच्छा, उसमें प्रॉब्लम अब क्या आ गई है उस वीडियो में कि उसके अंदर जो डॉक्टर आसिम नाम ले रहे हैं, वो डॉक्टर आसिम कम से कम 2 या 2 से ज्यादा जी वफाकी वज़रा के भी नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सारा ये थोड़ी था, इसमें तो ये वफाकी वजीर भी थे, यानी वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून के ताकतवर वजीर कि देखिए ना, वो उस वक्त कभी आपने सुना कि डॉक्टर आसिम के खिलाफ मौजूदा हुकूमत ने कोई तहकीकात शुरू की हो, कोई नैब रेफरेंस भेजो, मतलब एक तरह से वो बल्कि डॉक्टर आसिम तो सदर बनने जा रहे थे। देखिए, मैं बार बार लोगों को बता रहा हूँ कि जब धरना खत्म हो गया तो धरने के बाद डॉक्टर आसिम प्रेसिडेंट के एक कैंडिडेट थे, मतलब मुस्लिम लीग ने जाहिर है कोई सिग्नल आया होगा मुस्लिम लीग से, तो वो प्रेसिडेंट एक्सेप्ट हो रहे थे ना, और कह रहे थे कि मेरा ताल्लुक कराची से है तो मुझे सारी पार्टियां सपोर्ट करेंगी। बल्कि तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने मैसेज भेजा था कि हॉस्पिटल वगैरह आपका कराची में, और नबल यूनिवर्सिटी में चूंकि HEC का सरबराह हूं तो मैं वहां पे आपको सपोर्ट करूंगा, जो आपका हॉस्पिटल है कराची के अंदर शौकत खानम, उसके लिए जमीन वगैरह का मामला मैं तय कर दूंगा, ये सारा। तो तहरीक इंसाफ को मैसेज भेज रहे थे, नून को मैसेज भेज रहे थे, MQM के ऑलरेडी वो बहुत क्लोज हैं, पीपल्स पार्टी, और तो वो अपने आप को, और कराची
कराची जैसे उर्दू स्पीकिंग का था, तो वो कि वहां से अगर किसी को लेना है तो वो बाकायदा प्रॉपरली उन्होंने, बल्कि मैं यहां तक आगे खुल के बात कर देता हूँ, अब ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है जो मैं कहने लगा हूँ, उन्होंने अमेरिकी सफीर से भी मुलाकात की थी इस मामले पे, ठीक है ना। मैं नहीं जानता कि उन्होंने खुल के बात की या नहीं की, लेकिन मेरी इतला ये कि उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर के सामने भी अपने आप को प्रेजेंट किया एज अ मतलब एज अ कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंसी, ठीक है। इस्लामाबाद में भी सफीर जो थे पिछले साल, तो बात यह है कि वो अपने आप को डॉक्टर आसिम एज अ प्रेसिडेंट देख रहे थे। और उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ वो एक अलग कहानी है। उसके बाद फिर बीच में एक और गैप भी आ गया। जरदारी साहब फिर आए, जरदारी साहब इस्लाम लाहौर बैठे, आपको याद होगा, इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने मैसेज भेजे, बात बनी नहीं। फिर आपको शायद याद हो धरने के दौरान एक और जरदारी साहब की बात हुई थी, वो कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगले इलेक्शन की हम डिसाइड करेंगे, तो वो एक मैसेज भेज रहे थे इस्टेब्लिशमेंट को या अस्करी क़यादत को कि मुझसे बात कर लो, अगर कोई मामला खराब होना है, मतलब ये इमरान और इनको छोड़ के मुझसे बात करो तो मैं मतलब लेकिन साथ ही जरदारी साहब जो हैं वो उन्होंने मतलब ये भी है कि एक बुरा वक्त आया जब अपेरेंटली ये भी मैसेज था मियां साहब को कि जब बुरा वक्त आया तो मैं आपके साथ पार्लियामेंट में खड़ा था, लेकिन जरदारी साहब को दूसरा मैसेज ये भी था कि अगर बात करनी है तो मुझसे करो, ये इतना लंबा ये धरने से तो हुकूमत नहीं गिरेगी, तो मुझसे कोई बात करे, मेरा साथ दे तो मैं आके ये करता हूँ। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खामोशी, इस्टेब्लिशमेंट की जवाब आया तो हम तो आई नहीं पीछे, हमारा क्या ताल्लुक है धरने से, वहां से ये जवाब आ गया तो बात सारी जबरदस्त हो गई। तो अब मसला ये कि अब वो बात वहीं अटकी हुई है। फिर कराची के एपेक्स कमेटियों का मैं हवाल बताता रहा हूँ, वहां पे तलखी हुई, कराची की एपेक्स कमेटी में तलखी हुई, फिर जरदारी से, फिर जब काका के ऊपर बात हुई, मंजूर काका के लिए छापा पड़ा, तो फिर जरदारी साहब उस दिन वो ईंटों सींटों वाली बात कर गए, जो कि बात बहुत आगे चलेगी। अच्छा, अब इस वक्त जो पिक्चर है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अब ये डिसाइड क्यों, कल की अस्करी, ये एक तमाशा लगा हुआ है ना कि कल अस्करी क़यादत भी बैठी है, सियासी क़यादत भी बैठी है, फिर उन्होंने मैसेज दिया है कि ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा, ऑपरेशन जारी रहेगा, एक किसी को नहीं, सारे अखबारों की बैनर लीडर्स हैं पाकिस्तान में आज। तो मतलब बात यह है कि अभी ये कहां एमक्यूएम जो है अपने आप को पोजीशन कर रही है एक खामोशी से जी। अच्छा, और एमक्यूएम भी बहुत ज्यादा जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं। वसीम अख्तर साहब को उन्होंने जो लाए हैं सामने, तो ये ध्यान में रखें कि वसीम अख्तर साहब ने रेंजर्स ने मुकदमा किया हुआ है उनके ऊपर, और वसीम अख्तर साहब ने वो जो बात की थी खालों के हवाले से, तो रेंजर्स का एक मुकदमा रेंजर्स ने किया हुआ है। फिर उन्होंने एक वो तकरीर की थी कि 18 साल से कम उम्र लड़के, उसके ऊपर एक कशीदगी है, वो आ जाएंगे तो भागोगे, तो इस तरह के वो अब नॉमिनेट हो गए। अच्छा, हो गए, जीत गए भाई, वोट हैं, इलेक्टेड वोट हैं, तो इसका क्या करेंगे आप, उनके वोटर्स हैं, पार्टी ने उनको नॉमिनेट कर दिया, लेकिन साथ ही वो उनके ऊपर केसेस भी हैं। तो मामला जो है वो एमक्यूएम जो है ना इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो इस पूरी सूरत हाल में वो जाएगी इसहाक डार साहब के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ, उनकी आला क़यादत। और वो जो है वो, क्योंकि उसकी वजह ये कि मतलब उनके लिए भी कोई, देखिए ना, अब अगला हफ्ता जो है ना, अब ये देखिए ना, इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो 150 केसेस जिसमें 50 लैंड ग्रैबिंग के केसेस, मेगा करप्शन, वो तैयार पड़े हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं। उसमें 50 लैंड ग्रैबिंग के केस हैं। अच्छा, उसमें रिटायर्ड जनरल्स भी हैं, ये नोट करें, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी, वो तैयार पड़े हैं। 50 लैंड ग्रैबर्स हैं, 50 प्योर करप्शन है, 50 ये कि अपने इख्तियारात से ज्यादा इस्तेमाल किए, वो तैयार पड़े हैं, वो किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए नैब तैयार कर रही है। उसके बाद मामला खराब हो जाएंगे। इम्तियाज हाशमी साहब का नाम लिया है डॉक्टर आसिम ने, जो तरगुनी साहब है उनका नाम लिया है, इम्तियाज हाशमी डॉक्टर हैं गालिबन कराची में, उनका नाम लेने। तो मसला ये कि अब ये चीजें सिमट, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सिमटने के इस तरह मामला चल नहीं रहा ना। अब मैसेज उधर अटका हुआ है ना, समरी आगे मूव हो रही है, वफाकी हुकूमत के पास आती है तो यहाँ पे लगा चौधरी निसार रख के बैठ जाते हैं। तो ये सारी बातें छोड़ के अब मैं फिर ये कह रहा हूं कि किसी भी सूरत रियासत इस मरहले पे अफोर्ड ही नहीं कर सकती, कोई भी चाहे कोई भी। नहीं, आप कहें कि यार एस्टेब्लिशमेंट में उससे बात कर लो, आप कहें कि यार किसी फौज के आदमी से बात कर लो, किसी अदारे के, जो रियासत है ना वो इस ऑपरेशन को पीछे ले जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। कलअदम जमातें, जराइम पेशा नासिर, वो लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो जो कि जिनको मारा गया, वो देखे ना, वो जो लश्कर जंगवी, कलअदम लश्कर जंगवी के लोग, बाकी मतलब है कि इतनी पावर्स इकट्ठी होंगी और वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इकट्ठी हैं ऑलरेडी। देखें, वो
प्लस सेकुलर पार्टीज के मिलिटेंट विंग, यानी सारे के सारे वो कहते हैं ना कि हमारा आपस में तो नजरिया तसादुम है लेकिन दुश्मन चूंकि एक ही है तो इकट्ठे हो जाओ। तो इस वक्त तो सारे के सारे, मिसाल के तौर पे कराची में आपको अलकायदा का पकड़ा गया तो वो अलकायदा वाले की हमदर्दी भी उसके साथ होगी जो बिल्कुल सेकुलर है, क्योंकि इस वक्त एक ही फोर्स पकड़ रही है ना सबको। तो वो सारी फोर्सेस इकट्ठी हैं और वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो रियासत मुतामिल नहीं हो सकती। तो इसीलिए अब मैं इसको क्लोजिंग करूं कि अब एक तो वीडियोस में आना है और क्यों कब आएंगी, अब उसकी या तो खबरें आती रहेंगी जैसे मैं बात कर रहा हूं इस तरह मुख्तलिफ उसकी खबरें सामने आती रहेंगी, वीडियोस में सामने आना है और गिरफ्तारियां होनी है और फौरी तौर पर गिरफ्तारी होनी है। रेंजर्स नहीं करेगी तो FIA करेगी जो कि वफाक के अंडर आती है, चौधरी साहब के अंडर, यानी ऑटो पे सिंध हुकूमत इररेलेवेंट है। अगर आप एक करारदाद की एक समरी को रख के बैठे हैं और आगे नहीं करवा पा रहे और ना ही बाहर से कोई मदद आ रही है इस वक्त खलीजी ममालिक से, अरब ममालिक से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, तो इसका मतलब है कि बात खराब होने जा रही है। क्लोजिंग जुमला दूंगा, सिर्फ समझने वाले समझ जाएं, इमरान फारूक, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल का केस पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही है ना, चलना शुरू हो गया, उस पर सब नजर रखें। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि बाहर खत्म हो गया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो बाहर खत्म हो गया है, इसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि अगर बाहर की एक्टिविटी खबरों में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बाहर नहीं हो रहा, बाहर की मूवमेंट भी है और तेज है। खबरों में पाकिस्तान की मूवमेंट सामने आ रही है, पाकिस्तान में डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल केस हो गया, तो बड़ी पेचीदा सी सूरत हाल है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना है जी डॉक्टर। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।